हाय बच्चा लोग, आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चा 2025 की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, जो अगले 18 से 19 महीने हैं, उसको कैसे प्लान करना चाहिए, ऑप्शनल कब पढ़ना चाहिए, जीएस में स्टैटिक सब्जेक्ट्स कब पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर्स कब पढ़ने चाहिए, आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप साथ में एक पेन पेपर लेके बैठें, जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे उसको आप नोट डाउन करें ताकि आप उसको फॉलो कर पाएं। देखिए, जनरल सजेशंस, अगर मुझे अगले 18 या 19 महीने का प्लान नहीं पता है तो वो बहुत मुश्किल होगा आपको 18 से 19 महीने मोटिवेटेड रहना। अब उसमें क्वेश्चन आता है कि क्या वो 18-19 महीने का प्लान क्या टेस्टेड है, वेरीफाइड है? सो हाँ, बहुत सारे बच्चों का आज तक हमने मेंटर किया है जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उसी एक्यूमुलेटेड नॉलेज के हिसाब से मैं आपको ये सजेशंस दूंगा। जब हम कोई भी चीज तैयारी में जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जाते हैं, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है उस एग्जाम के लिए, वो करना है उसका सिलेबस याद करना। उसके लिए हमने मेंस के GS1, GS2, GS3, GS4 जो मेंस के कंपोनेंट होते हैं उनको याद कैसे करना है, उसकी एक अलग, उनके 4 अलग से वीडियोस बनाए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगा। वो चारों वीडियोस आप देख सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि जो मेंस की परीक्षा है, जो 1750 नंबर होते हैं, उस परीक्षा में GS1 में क्या होता है, GS2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है और 4 में क्या होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं याद होगा तो आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे करंट अफेयर्स के साथ। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो क्या ये न्यूज़ आपके लिए रेलेवेंट है एग्जाम के लिए? वो तभी पता होगा जब आपको पता होगा, अच्छा ठीक है, ये न्यूज़ है कि कर्नाटका स्टेट के अंदर ये चल रहा है, अच्छा तो मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ऐड कर सकता हूं सेंटर स्टेट। जब तक अपने को सिलेबस याद नहीं होगा तब तक आप करंट अफेयर से उसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहले मैं ब्रीफली बता देता हूं आपको कि 4 पेपर होते हैं मेंस। एक प्रीलिम्स की परीक्षा होती है जो 200 मार्क्स का GS1 होता है और 200 मार्क्स का CSET सेकंड एग्जाम होता है। GS1 में सारे सब्जेक्ट आते हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होता है। जो मेंस की परीक्षा होती है उसके नंबर आपके जुड़ते हैं। जो ओवरऑल जो ये है, अगर हम टोटल मार्क्स देखें 2025 में से आपके मार्क्स काउंट होते हैं। उस 2025 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो मार्क्स हैं, एक मेंस है और एक इंटरव्यू है। मेंस का 1750 मार्क्स के आसपास का परीक्षा होती है सारे पेपर मिला के, और ये होता है 275 मार्क्स का। तो ये सारे अगर आप जोड़ोगे तो 2025 में से अगर आपके करीब करीब 1040, 1050 के आसपास में नंबर आ गया है तो आप IAS बन गए हैं। मतलब 50% के आसपास में आप IAS बन जाते हैं। अभी चलते हैं GS पेपर 1, 2, 3, 4। इनका अलग से वीडियो बना है जैसा मैंने आपको बताया है। GS1 में ब्रॉडली 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सोसाइटी होता है। GS2 में पॉलिटी होता है, गवर्नेंस होता है, सोशल जस्टिस होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होता है। GS3 के अंदर हमारा इकोनॉमिक्स का सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर, सिक्योरिटी। अब इनके वेटेज अलग अलग हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अच्छा ठीक है, GS3 250 मार्क्स का है तो उसमें इकोनॉमिक्स का कितना वेटेज है, इंटरनल सिक्योरिटी का कितना वेटेज है, डिजास्टर का कितना वेटेज है, वो मैंने उन दूसरे वीडियोस में कवर किया है कि कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आते हैं। और आखिरी पेपर होता है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का। 2 पार्ट में आता है, एक थ्योरी पार्ट है और एक केस स्टडीज का पार्ट है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस ब्रॉड ओवरव्यू को समझ लें कि GS1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है और 4 में क्या होता है। 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं और एक पेपर एस्से का होता है। इन 7 पेपर्स के आपके मार्क्स काउंट होते हैं जो सब 250 मार्क्स ईच हैं। 2 आपके पेपर होते हैं जो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, एक इंग्लिश और एक आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज हमने कवर कर ली कि आपको ब्रॉडली सिलेबस याद होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। दूसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए इस परीक्षा में कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेंगे आप। बहुत सारे बच्चे हैं जो जब यूपीएससी की तैयारी में आते हैं और बहुत सारी जगह से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी और इन जनरल भी बोलते हैं सबसे पहले तो आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिए। देखिए, मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उससे अलग है। ऑप्शनल जो है वो बहुत गहराई में पढ़ना पड़ता है आपको। क्यों? बिकॉज ऑप्शनल के अलग से 500 मार्क्स हैं। उसका पेपर 1 होता है जो बहुत थ्योरेटिकल होता है और दूसरा पेपर उसी ऑप्शनल का इंडियन एप्लीकेशन है। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे एज एन ऑप्शनल तो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर में आप थ्योरी पढ़ेंगे और दूसरे में इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। सोसाइटी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो फर्स्ट पेपर थ्योरी होगा, दूसरा इंडियन सोसाइटी होगा। दूसरा पेपर जो है वो एप्लीकेशन है उसका इंडियन कंटेक्स्ट में और फर्स्ट पेपर थ्योरी है। आप बस इसी क्राइटेरिया पे कि इस ऑप्शनल में कितने
नंबर आ रहे हैं, हाईएस्ट टॉपर के कितने हैं, या किसकी अच्छी क्लासेस कोचिंग अवेलेबल है, इन सब के भरोसे आप ऑप्शनल नहीं ले सकते हैं। आपको ऑप्शनल चूज करना है 4-5 पैरामीटर्स के बेसिस पे। उसमें से एक है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। अब बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जो कॉलेज के टाइम पे नहीं सोचते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा देनी है, वो इंजीनियरिंग करके बैठा है और ऑप्शनल लेना है कोई और। जैसे जिन टॉपर्स का आपने नाम सुना होगा, सिम्मीकरण है, या बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे के थे तो वहां वाला अपना सब्जेक्ट लिया, लेकिन जब यूपीएससी में आया तो उन्होंने पीएसआईआर ले लिया, किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, किसी ने ज्योग्राफी ले लिया, किसी ने हिस्ट्री ले लिया। सो जब आप ऑप्शनल चूज करते हैं, उसका क्राइटेरिया आप अपनी नॉलेज के हिसाब से लें, और नॉलेज तब आएगी जब आप यूपीएससी में 4-5 महीने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। सो मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आप अभी इस 2025 की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको अभी से ऑप्शनल चूज नहीं करना है। हम पहले जीएस को 4-5 महीने देंगे, उसके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, फिर हम एक कंडीशन में होंगे कि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। देखिए, आपको डिफरेंस पता होगा कंसेंट एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। आप भले ही आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, इतने सबने बोल दिया और अब मेरे को ये ऑप्शनल चूज कर लेना चाहिए, बट वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है। बहुत सारे टॉपर्स आपने देखे होंगे कि चौथे अटेम्प्ट में, पांचवें अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट ऑप्शनल चेंज करते हैं, बिकॉज शुरू का ऑप्शनल उन्होंने चूज किया था, इसमें ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इसका मटेरियल अवेलेबल है, ये टॉपर ने कहा था। ये सब भी रिलेवेंट है, लेकिन इनका रिलेवेंस कम हो जाता है। सबसे ज्यादा रिलेवेंस होता है कि आपको वो ऑप्शनल पसंद है कि नहीं है, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं है। वो आप 10 दिन 15 दिन पढ़ के नहीं निकाल सकते हैं। सो ऑप्शनल जो है, सबसे पहले उसका सिलेबस आपको देखना है, उसका एक 1 यूनिट एट ए टाइम का टाइम टेबल बनाना है, लेकिन आप अभी से उसको मत पढ़ना। ऑप्शनल हम डिसाइड करेंगे अप्रैल मई के आसपास में, और मई महीने से हम उसको पढ़ने लगेंगे। आपको अगले 4-5 महीने जीएस के मेजर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक बार हमें कंसेप्चुअल सब्जेक्ट समझ में आ गए, भाई पॉलिटी क्या है, भाई इकोनॉमिक्स क्या है, भाई ज्योग्राफी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, हिस्ट्री क्या है, उन्हीं में से तो हम चूज कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सोसाइटी में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं सोशियोलॉजी ले लेता हूं, मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है तो या तो मैं पीएसआईआर ले लेता हूं या मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेती हूं। तो वो पहले आप जीएस की तैयारी करिए, 4-5 कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स, मैं फैक्चुअल सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं आपको, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस को पढ़ने के बाद आप इस कंडीशन में होंगे कि आप ऑप्शनल का पेपर डिसाइड कर पाए। आप अभी से कहीं भी कोई भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि आप कहीं क्लास लगाते हैं जीएस की और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपको बोल देता है अरे नहीं, इसके साथ में आप ये ऑप्शन ले लीजिए, ये तो बहुत अच्छा है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। देखिए, ये एक परीक्षा है, परीक्षा में मार्क्स लेके आने हैं अपने को, और मार्क्स लेके आने हैं इसका मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। परीक्षा पास कर लेंगे, फिर जाके लबासना 1.5 साल 2 साल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ ही सिखा रहा है आपको। तो सबसे पहले परीक्षा पास करनी है। उस ट्रैप में नहीं फंसना है हमें कि हमने यहां जीएस की क्लास लगाई है और यही वाला ऑप्शनल जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट यूजुअली इस चीज को प्रेफर करने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास 3 ऑप्शनल है, मैं इन्हीं 3 में से कर लूंगा। नहीं, आपको अपने हिसाब से चूज करना है कि कौन कौन से ऑप्शनल्स आपको पसंद आ रहे हैं। हाँ, उसमें से फिर आप टीचर के पास जाके पूछ सकते हैं, मेंटर के पास जाके पूछ सकते हैं कि सर ये 2 ऑप्शनल मुझे समझ में आ रहे हैं, वो भी 4-5 महीने जीएस पढ़ने के बाद। आप शुरू में ऑप्शनल की क्लासेस ज्वाइन मत करना। दिस इज इक्वली एप्लीकेबल इफ यू आर ज्वाइनिंग टू दी आईएएसएफ और जीएस। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ करेंगे, नहीं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जीएस के साथ ऑप्शनल उसी एक साथ में ही ज्वाइन मत करना। आप 2-3-4 महीने पढ़िए, जीएस के सब्जेक्ट्स में एक नॉलेज लेके आइए, फिर अपना इंटरेस्ट डिसाइड कीजिए और फिर जाके आपको ऑप्शनल तैयार करना है। सो मेरे हिसाब से ऑप्शनल आपको मई से सितंबर उन 5 महीनों में पढ़ना चाहिए। अब आते हैं अपना थर्ड की भैया जीएस की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रखनी है। ब्रॉडली हमारे पास 17, 18, 19 महीने हैं। मैंने उनको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। उन 4 फेजेस में ऐसा बच्चा जिसने आज तक यूपीएससी का कुछ नहीं पढ़ा है, वो बच्चे से लेके और इसके 4 रिवीजन तक की स्ट्रैटेजी है ये कि सबसे पहले आपको डिवाइड करना है इसको 4 पार्ट में। कोर सब्जेक्ट वो हैं जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपको वो यूपीएससी पास करने के लिए वो सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो पहले हम फोकस करेंगे उन कोर सब्जेक्ट्स पे। सो ये 5, 5.5, 6 महीने अपने को कोर सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस पे लगाना है।
उसके बाद हम फैक्चुअल सब्जेक्ट्स पे जाएंगे, जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि फैक्ट आप एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल आप कितना भी पढ़ सकते हैं। तो जब आप फैक्चुअल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे जीएस के, तब आपको आधा दिन फैक्चुअल सब्जेक्ट्स को देना है, या 40% फैक्चुअल को देना है और 60% आप ऑप्शनल को दे रहे होंगे अपना। उसके बाद वापस से हम जीएस में आएंगे और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो मेंस की परीक्षा के लिए रेलेवेंट है। सो नेक्स्ट फेज आपका मेंस में आना चाहिए, और आखिरी में आप सिर्फ प्रीलिम्स 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 पे फोकस करेंगे, वो 4 महीने। सो इस 18-19 मंथ्स के शेड्यूल को मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि सर मैंने तो ऐसा सोचा है, क्या ये प्लान, ये स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं है। मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा कि वो स्ट्रैटेजी ठीक है कि वो स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। देखिए, ये सब प्रिस्क्रिप्टिव है, जो मेरी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, जो मैं 5 साल से करीब करीब 1000 टॉपर्स और 1000 बच्चों के सिलेक्शन में जितना परसेंट भी मेरा भागीदारी थी मैंने निभाया, उस नॉलेज के हिसाब से मैंने ये शेड्यूल बनाया है कि ये आइडियल शेड्यूल है किसी भी बच्चे के लिए। आप में से कुछ होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, कुछ होंगे जो कॉलेज में हैं, कुछ फुल टाइम हैं, जो एस्पिरेंट हैं, तो आपके हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। तो शुरू में आते हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट है। देखिए, डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस यही है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पॉलिटी 2 महीने में पढ़ूंगा, या मैं साइंस एंड टेक को 1.5 महीने में पढ़ूंगा, या मैं इकोनॉमिक्स को 15 दिन में पढ़ सकता हूं क्या। देखिए, ओवर एक्सपेक्टेशन और अंडर एक्सपेक्टेशन खुद से दोनों ही डिमोटिवेशन का कारण बनती है। आप टैलेंटेड कितने भी हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और राइट गाइडेंस और राइट डायरेक्शन में नहीं होंगे, तो वो टैलेंट को रिजल्ट लाने में टाइम लग जाएगा। सो इसीलिए मैं ब्रॉडली आपको ये बता रहा हूं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने में 1 महीना ऑन एन एवरेज लगता है। तो शुरू के जो कोर कंसेप्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं जीएस के, पॉलिटी है उसको आप 1-1.25 महीना देंगे, इकोनॉमिक्स को 1 महीना देंगे, फिर ज्योग्राफी दीजिए, फिर एनवायरनमेंट दीजिए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। ये पढ़ने के 2 फायदे हैं। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आगे जब आप फैक्चुअल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उनको कोरिलेट कर पाएंगे, पहला। दूसरा, जब आपने कंसेप्चुअल सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो सेकंड आप ऑप्शनल डिसाइड कर पाएंगे, और तीसरा, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी से आते हैं। सो आप पहले अगर मैं अपना बेस अच्छे से क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इनटू रिमेंबरिंग मोर एंड मोर फैक्ट्स, कनेक्टिंग स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स एंड कनेक्टिंग इट टू योर ऑप्शनल एज वेल। फिर ये जो नीचे वाले हैं एनसीईआरटी की किताबें, एक और वीडियो हमने बनाया है जिसमें एनसीईआरटी का आप अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हैं, किस हिसाब से कौन सा चैप्टर को कितने नंबर ऑफ आवर्स देने हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, न्यू पढ़नी है या ओल्ड पढ़नी है। वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसका लिंक उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हैं एनसीईआरटी का। सो एनसीईआरटी पढ़नी है, बेसिक बुक्स पढ़नी है, पीवाईक्यूज आप साथ साथ में पढ़िएगा। पीवाईक्यूज प्रोवाइड्स यू द डायरेक्शन की यूपीएससी किस डायरेक्शन में सवाल पूछता है। प्री के लिए और मेंस के लिए बहुत ही रेलेवेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। देखिए, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, शुरू में हो सकता है आपको 1.5 से 2 घंटा लग रहा हो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, एंड यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि आज आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें से आपको सिर्फ 40% समझ में आए, कल आपको 45 आएगा, 15 दिन बाद 50 आएगा, 2 महीने बाद। सो ये एक्यूमुलेटेड नॉलेज है न्यूज़पेपर पढ़ना। प्लस जितने दिन न्यूज़पेपर पढ़ते चले जाएंगे, उतना द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर विल फर्दर डिक्रीज। सो ये चीजें आपको साथ करनी है। तो ये अपना नेक्स्ट 5 मंथ्स तो क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको कि अगले 5 महीने क्या करना है आपको। ये 5 महीने का हमारा शेड्यूल 1 सब्जेक्ट पर मंथ के हिसाब से हो गया। फिर नेक्स्ट ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको 20 दिन में आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर आप इससे कम दे रहे हैं तो आपको याद नहीं रहेगा, बिकॉज ये फैक्चुअल है, और अगर आप इससे ज्यादा दे रहे हैं तो आप इसमें ओवर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट्स क्या हैं? एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है और साइंस एंड टेक। ब्रॉडली आपको अगले साल मई जून जुलाई में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेने चाहिए। साथ साथ में आप जो एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं, माइंड मैप्स, अब तक आपके पास वो नॉलेज आ गई है, आपके बेसिक जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स है वो पूरे हो गए हैं, फैक्ट्स वाला आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, अब आपको माइंड मैप बनाने चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि भैया माइंड मैप होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं? कुछ मेरे टॉपर्स ने ये माइंड मैप्स बनाए हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये माइंड मैप्स दिखते कैसे हैं। जैसे हमने इंडिया के मैप्स बनाए,
ये आप कहीं ना कहीं बना के रखेंगे वैल्यू एडिशन के लिए GS1 GS2 में कि ट्राइबल्स इन इंडिया कहाँ हैं, कास्ट रिलीजन अर्बनाइजेशन, इतने सारे टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे इंडिया के मैप बना दिए हैं और ये मैप आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ट्राइब्स है मेजर की, कौन कौन से शेड्यूल 5 कहाँ है, शेड्यूल 6 कहाँ है, मेजर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के उनके नाम क्या है और वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ये पर्टिकुलर मिनरल्स एंड फॉरेस्ट बेल्ट। तो ये आपको पूरे 100 मैप से ज्यादा हाथ से बने हुए मैप मिल जाएंगे, इसमें वर्ल्ड मैप भी आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि डायग्राम्स कैसे बनाना है। फिर दूसरा, ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिन पे हर साल सवाल आता है, उन सारी थीम्स पे हमने आपको माइक्रो डायग्राम बना के दे दिया। जैसे ये एथिक्स है, एथिक्स में वैल्यू सिस्टम, पर्सनल वैल्यूज का इरोजन, सोशल एनवायरनमेंट, डिजिटल एनवायरनमेंट एटसेट्रा, इसका एक ये माइंड मैप हो गया। अगर आप माइंड मैप बनाते हैं एग्जाम में तो इवैल्यूएटर यूजुअली आधा नंबर आपको ज्यादा दे देता है। तो वो बनाने कैसे हैं माइंड मैप्स, वो हमने आपको रेफरेंस के लिए कुछ जो टॉपर्स ने बनाए हैं वो यहां हमने आपको दे दिए हैं। ये GS3 है कि भैया वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट चलता कैसे है, कोविड का शॉक कैसे है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। जैसे ये बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, आपको पता होगा इंडियन इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम किसका कितना शेयर था, अब कितना शेयर हो गया है। सो माइक्रो डायग्राम्स या डायग्राम्स बनाने का तरीका रेफरेंस के लिए हमने आपको ये सब यहां पे प्रोवाइड कर रखा है। वैसे ही GS2 के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एजुकेशन का एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, लिटरेसी रेट का इवोल्यूशन क्या है, डिस्पैरिटी क्या चल रही है, वैसे ही GS1। हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आप दी IAS हब की वेबसाइट पे जाएंगे, आप यहां जाइएगा फ्री रिसोर्सेज में और ये आपको मेंस एनरिचमेंट कार्ड दिख रहा होगा। आप मेंस एनरिचमेंट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, यहां आपको बहुत सारे एनरिचमेंट कार्ड्स दिख जाएंगे। उस एनरिचमेंट कार्ड्स में से GS1 अगर आप डाउनलोड करेंगे, GS4 अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वही माइंड मैप्स मिल जाएंगे। तो आप जाके इनको डाउनलोड करके तरीका समझना है आपको कि वो माइंड मैप बनते कैसे। शुरू में अगर आप बनाना नहीं सीखेंगे तो एंड में जाके आपको वो स्किल सेट नहीं आएगा, बहुत लेट से आएगा। सो अब आपको माइंड मैप बना लेना है और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। फिर आता है वो सब्जेक्ट, मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। देखिए अब हम पहुंच गए हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगले साल के अगस्त में। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो 4 महीने बहुत प्रीशियस हैं आपके लिए, बिकॉज इस टाइम पे हम 2025 के मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो आप 15 डेज दीजिएगा गवर्नेंस को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा। ये सब 15-15 दिन के सब्जेक्ट हैं आपके। लेकिन इस टाइम आपको एथिक्स पढ़ना है जो करीब 25 से 30 दिन आपका लेके जाएगा। सो ये ब्रॉडली थर्ड फेज है जब आप वापस से मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। जब मैं मेंस ओरिएंटेड का कह रहा हूं उसका मतलब यह है कि इन सब्जेक्ट्स का सिग्निफिकेंस प्रीलिम्स में कम है। सो ये फिनिश करने के बाद सेम आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है और सारे पीवाईक्यूज आपको कवर करने हैं। अब आता है लास्ट फेज, जो लास्ट स्प्रिंट आपको लगानी है, वो अगले साल के दिसंबर 2024 से मई 2025 तक का होगा। उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिकॉज आपको 4 रिविजन्स लगाने पड़ेंगे अगर इस परीक्षा को पास करना है। पहला रिवीजन 60 डेज के अंदर हम फर्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन ऑफ प्रीलिम्स कर लेंगे, सेकंड 45, फिर 30 और 15 डेज का लास्ट रिवीजन होगा अप्रैल तक। उसके बाद जो 1 महीना बचेगा उसमें हर दिन आप एक टेस्ट देंगे, उस टेस्ट को सॉल्व करेंगे, सिमिलरली सीसेट पे फोकस करेंगे एंड ऑल। सो मई 2025 सारा आपको फोकस करना चाहिए टेस्ट सीरीज में। अगर मई 2025 से पहले आपने प्रीलिम्स के 4 रिवीजन कर लिए हैं, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 2025 मई में प्रीलिम्स को पास कर लेंगे। देखिए ये जो मैंने आपको डिस्कशंस बताए हैं, जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है, प्रिस्क्रिप्टिव है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपके हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं, नहीं करने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। ऑल्सो आप में से अगर कोई बच्चा हमसे पढ़ना चाह रहा है, 2025 के लिए हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ नहीं, एक गाइडेंस चाहिए, अगर आपको
पैसे का कुछ इशू है, स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं, सो एक हम नीचे गूगल फॉर्म भी देंगे, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वहां हमें कुछ रीजंस बता सकते हैं, मेरी टीम में से कोई ना कोई आपसे रीच आउट करेगा, समझेगा आपकी प्रॉब्लम्स को क्या क्या है और अकॉर्डिंगली आपको मेंटर करेगा। वो डाउट्स एकेडमिक हो सकती हैं, वो डाउट्स शेड्यूल से रिलेटेड हो सकती हैं, वो डाउट्स कोर्सेज से रिलेटेड हो सकती हैं, कैसी भी डाउट हो सकती हैं। आपको अगर कोई भी डाउट होगा आप वो डिस्क्रिप्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये लास्ट है कि यार करंट अफेयर्स बहुत सुना है सर, करंट अफेयर्स कैसे कवर करेंगे, स्टैटिक कैसे कवर करेंगे। सबसे पहला है कि करंट अफेयर्स का सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। देखिए प्रीलिम्स में सिग्निफिकेंस है, मेंस में सिग्निफिकेंस है, इंटरव्यू में सिग्निफिकेंस है। यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड करंट अफेयर्स इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम। हाँ, क्या उससे सीधे क्वेश्चन आएंगे क्या प्री में, नहीं पता हमें। हो सकता है 100 में से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ जाए, हो सकता है 100 में से 30 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 100 में से 20 क्वेश्चन आ जाए, उससे कम तो नहीं आने वाले हैं। सो 20 क्वेश्चंस आल्सो प्लेज ए मेजर रोल। सो यू कांट अफोर्ड टू स्किप रीडिंग करंट अफेयर्स। तो न्यूज़पेपर हमें डेली पढ़ना है, मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की और हमारी मंथली मैगजीन आती है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी बहुत खराब नहीं है। सो ये करंट अफेयर्स है। फिर डोंट इग्नोर द आंसर राइटिंग। ज्यादातर बच्चा ये मिस्टेक करता है, सोचता है एक दिन मैं एक नॉलेज पूल पे बैठा हूंगा और तब मैं आंसर राइटिंग शुरू करूंगा। ऐसा नहीं होता बेटा, आपको आंसर राइटिंग शुरू से ही शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है जब आप जिंदगी का पहला आंसर लिखेंगे। एक बच्ची थी जो सिमीकरण जिनका मैं बता रहा था, शी क्लियर दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल इंडिया रैंक 31। अब सिम्मी ने आंसर्स बहुत कम लिखे हैं जिंदगी में यूपीएससी के लिए, तो उन्होंने क्या 70-80 आंसर भी नहीं लिखे होंगे एग्जाम से पहले। उसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हजार भी आंसर्स लिखे होंगे। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, वो आपको एक लेवल पे आनी चाहिए, भले ही हम आंसर लिखें या नहीं लिखें। उसको अगर देखना है कि आपके पास वो नेचुरल आर्ट है या नहीं है। अब सिम्मी के केस में ब्लॉगिंग करते थे वो, तो उनका नेचुरल टैलेंट था वो। लेकिन अगर आपको देखना है तो शुरू से ही तो आंसर राइटिंग शुरू करोगे ना, तो आपको शुरू से ही आंसर राइटिंग पे ट्राई करना पड़ेगा। आपको 45 मिनट से लेके 1 घंटा लगेगा अपना पहला आंसर लिखने के लिए, कोई बात नहीं। हो सकता है जो 150 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं या 250 वर्ड्स, 2 ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, 10 मार्कर 15 मार्कर। हो सकता है आपको 150 वर्ड्स नहीं मिले उस टॉपिक पे लिखने के लिए, कोई बात नहीं। बट जब तक आप आंसर राइटिंग शुरू नहीं करेंगे, आप इस परीक्षा को पास करने की डायरेक्शन में एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। बिकॉज इवैल्यूएटर के पास आपकी आंसर कॉपी पहुंचती है, उसको नहीं पता कि आप आईआईटी से हो कि डिस्टेंस लर्निंग से पढ़े हुए हो, आप लड़का हो कि आप लड़की हो, आप 21 साल की एज के हो कि 32 साल की एज के हो। इवैल्यूएटर गिव्स यू मार्क्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर्स व्हिच यू आर राइटिंग। सो जब तक आप आंसर राइटिंग ट्रस्ट में लिमिटेड नॉलेज से हो सकती है, तो जब तक आप आंसर राइटिंग में मास्टरी नहीं कर लेंगे तब तक ये परीक्षा पास नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग शुरू कर ही लेनी है। इट इज एन एडिक्टिव है यार वो। एक लेवल पे जब आपको आंसर्स लिखने स्टार्ट हो जाएंगे ना, फिर आप उसमें इनोवेट करना शुरू करोगे कि भाई मैं इंट्रोडक्शन के बाद माइक्रो डायग्राम बनाऊंगा, मैं राइट हैंड साइड में वैल्यूज लिखूंगा, मैं राइट हैंड साइड में केस स्टडीज लिखूंगा, मैं हर पॉइंट में फैक्ट लिखूंगा। वो सब एडिक्शन हो जाता है। फिर टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली, ठीक है वो प्रीलिम्स का तो आइडियली तो होना चाहिए कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अगर आज आप पॉलिटी का 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, सो रात को आप शाम को बैठ के उस पे 5-7 क्वेश्चंस आइडियली आपको सॉल्व करने चाहिए। ये शेड्यूल होता है, इसीलिए जो हमारे फाउंडेशन की क्लासेस हैं, हम उसमें हर टॉपिक हर दिन आपका एक एमसीक्यू का टेस्ट लेते हैं, 4-5-6 क्वेश्चंस के आसपास का, ताकि आपने जो पढ़ा है हम उस नॉलेज को क्वांटिफाई कर सकें। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं वो, बट आइडियली आपको हर दिन में एक एमसीक्यू का टेस्ट लिखना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं। लास्ट, प्रिपेयर गुड नोट्स। देखो नोट्स बनाना, इसीलिए मैंने आपको माइक्रो डायग्राम के नोट्स दिखाए हैं कि आप अगर खुद से तैयारी करेंगे या कहीं क्लासेस भी ले रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। सो प्रिपेयर गुड नोट्स ऑन ऑफन रिपीटेड टॉपिक्स। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप मेंस एनरिचमेंट जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है, उस वेबसाइट पे मैं कहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। आपको यहां जाके, और ये जो है ये सारी वही थीम्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछा है। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे GS2 में सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने साल पूछा है, फंडामेंटल राइट्स इतने साल पूछा है, रिप्रेजेंटेशन इतने साल पूछा है। अगर इन टॉपिक्स पे इतने साल पूछ ही रहा है तो उससे रिलेटेड आप टॉपिक्स पे नोट्स बना ही क्यों नहीं लेते? आप क्यों बना रहे हो? हमने बना के आपको दे ही रखा है, आपको बस यहां आना है और इनको डाउनलोड करना है। सो आइडियली जो मोस्ट रिपीटेड है उसके आपके पास अच्छे नोट्स
होने चाहिए। तो ये लास्ट सजेशंस थे मेरे। उसके आगे बहुत सारे बच्चे जब यूपीएससी की परीक्षा करते हैं तो उनके मन में होता है कि सर हम टैलेंटेड नहीं हैं, कोई आईआईटी से बच्चा पास कर रहा है, कोई आईएम का बच्चा पास कर रहा है। देखिए, टैलेंट एक चीज है और एक हार्डवर्क अलग चीज है। बहुत ही टैलेंटेड बच्चा अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है तो उसका जिंदगी में बहुत कुछ खास नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग, आपने सुना होगा ना, रिक्शा वाले के बच्चे यूपीएससी में पास हुए, 12th पास, अभी जो मूवी आई है, एक ऐसा बच्चा जो 12th क्लास पास नहीं कर पाया, फाइनली आईपीएस बन रहा है। सो हार्ड वर्क कैन every day, not only on specific day, hard work can every day defeat any talented person. So अगर आप हार्ड, और ट्रस्ट मी, अगले 18 महीने अगर आप जम के पढ़ाई कर लेंगे तो यूपीएससी की परीक्षा आप पास कर सकते हैं। सो आप इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, कुछ जो आपको हेल्प लगनी चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं। आप में से कुछ अगर प्रिपरेशन का आउटसोर्स करना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे जो हमने फॉर्म दिया उसमें लिंक भर सकते हैं। अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है, कुछ और इश्यूज हैं, वो स्कॉलरशिप एंड ऑल टीम प्रोवाइड कराती है आपको एक बेसिक सा टेस्ट लेके कि अगर आप एक सीरियस बच्चे हैं तो आपको वो सब हेल्प हमारी तरफ से मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूं और उसमें डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। थैंक्स अ लॉट बच्चे।